Hello, welcome to Conceptual Chemistry. This is our second lecture of completing important topics for our upcoming exams of 2026. फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू देखा था और नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट किया था. लास्टली मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसको हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे. इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. उसके बाद हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल का रिलेशनशिप पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, और एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके साथ. ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा. मींस हम एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे उन क्वेश्चंस के साथ. सेकेंडली, हम जो रिलेशनशिप्स आज पढ़ेंगे इन तीनों का, ईएमएफ ऑफ सेल, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन तीनों का यूज़ होता है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली बोर्ड एग्जाम्स में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन करा दूं आपका नर्स्ट इक्वेशन के बारे में. वैसे तो उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी, मगर फिर भी ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन. इसका एक और सिंप्लीफाइड वर्जन है जो हम डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में, जो हम क्वेश्चंस में बेसिकली यूज़ कर लेते हैं. अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमें फाइनली ये देखने को मिलता है. सारे टर्म्स क्या डिनोट करते हैं, इस पे हम लोगों की प्रीवियस लेक्चर में बात हो गई थी. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर जाइए और जो फर्स्ट अपलोडेड वीडियो है वहाँ से देखना शुरू करिए. आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा फ्लो बनेगा आपका. आइए, इस इक्वेशन में एक टर्म है NF. आगे बढ़ने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ और इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे आज के लेक्चर में काफ़ी बार इस्तेमाल होगा आगे चल करके. NF बेसिकली होता क्या है? NF होता है टोटल चार्ज, वही चार्ज जिसको हम स्टोर करते हैं बैटरीज में, सेल्स में, या एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कराने के लिए. कहाँ से आता है, या ये जो N और F हैं ये क्या डिनोट करते हैं, इसको देख लेते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टर्म को या बोलते हैं, या जनरली नॉर्मली हम बोलते हैं, तो हम N को बोल देते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. मुझे भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में जब कोई लेक्चर ये बच्चा देखे तो उसको कन्फ्यूजन हो जाए. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको आज एक चीज़ क्यों मैं उठाया हूँ, क्योंकि मुझे एक डाउट क्लियर करना है बहुत बड़ा. F होता है फैराडे कांस्टेंट. क्या होता है फैराडे कांस्टेंट, ये भी आपको जानना ज़रूरी है. देखिए, यहाँ से मैं इसको एक सेकेंड हाफ में बांट देता हूँ. हम लोग केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको सिलेबस से पता नहीं क्यों हटा दिया गया, येट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मोल कॉन्सेप्ट को हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जब भी हमको डिनोट करना होता है तो उसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं स्मॉल n. मोल क्या है? मोल हमारी एक फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए. ओके. सो क्या ये जो स्मॉल n यहाँ हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, और यहाँ जो हम n बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है? हम सिर्फ सिंबल यूज़ सेम कर रहे हैं मगर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का सेम ही मतलब है, बस कहने का तरीका अलग है? तो अभी जो सेकंड टर्म मैंने बोला कि दोनों चीज़ें सेम हैं, बस कहने का तरीका अलग है. ठीक है, ये डाउट आप यहाँ से एकदम क्लियर कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ. आप इतना जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन बहुत छोटा होता है. इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे हो, एक तो एटम में खुद में बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप भी बहुत बड़ा है उसके लिए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए आपको देखने के लिए, उसमें भी सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन. तो साइज़ की हम बात नहीं करते. अब आप देखिए उसके चार्ज, क्योंकि हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम. इतनी छोटी क्वांटिटी क्या इम्पैक्ट करा देगी किसी वर्क को कराने के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन होगा इसका? नहीं होगा, नेग्लिजिबल है ये.
सो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हम जब रिएक्शन भी लिखते हैं, अभी मैं सारी चीज़ें जो जो बोल रहा हूँ आप रिलेट करोगे। जब हम रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, हम उसकी स्टोइकियोमेट्री में दिखाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कोई सेंस है इस बात का कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है? ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। हमारे न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए या चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। इसीलिए हम कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन मतलब आपका 1 स्टोइकियोमेट्री। सो यहाँ जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली डाउट क्लियर हुई। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें कैसे, उसका चार्ज कैसे निकालें? बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो +23 -19 हमें मिल जाता है 10⁻⁴। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे आपको पता है 16 6 जा होता है 96, तो यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो 9.6470 इसके आसपास मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 96,500। और सॉरी, और ये क्या है? यही तो है फैराडे कांस्टेंट। सो अब हमें पता है कि फैराडे कांस्टेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? फैराडे कांस्टेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इट इज़ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता चला कि टोटल चार्ज कैसे कह रहे हैं हम। मान लीजिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए किसी इक्वेशन में, जैसे हमने अभी डैनियल सेल की इक्वेशन पढ़ी, उसमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता था। वही बात है, मैं बार बार, ये मैं नहीं, सारे लोग जब पढ़ाओगे, जब आप पढ़ोगे या पढ़ोगे किसी से या आप खुद पढ़ोगे, आप भी यही बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते ट्रांसफ़र, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, विच इज़ इक्वल्स टू F। हम उसको n इज इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं। होपफुली आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक, यहाँ पे बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आने वाले क्वेश्चंस या आने वाले सिचुएशंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड्स में या जेई में या नीट में। हालांकि जेई नीट में शायद उतना नहीं पूछा जाता, हाँ इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट, इस जो हम डिराइव करेंगे यहाँ से, उस पे बेस्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो खैर देखते हैं क्या है इस सवाल में। इस सवाल में आपको पूछ रहा है कि हमको भैया पोटेंशियल बता दो, सेल पोटेंशियल बता दो, किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो कि एक सोल्यूशन में रखा हुआ है जिसका pH है 10। अब ये सवाल उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिसको 2-3 कंसेप्ट नहीं पता। पहली चीज़, pH क्या होता है और कैसे डिनोट करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, हाइड्रोजन के बारे में अगर जिसे नहीं पता कि हाइड्रोजन क्या है, वो भी नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। क्यों? आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन का अपना पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है? गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में। हाइड्रोजन इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो जिसे ये बात नहीं समझ में आती या जिसको ये बात नहीं पता,
वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वैसा समझेगा जैसा जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड, मगर ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इसमें सबसे पहले हम प्लैटिनम रॉड लेते हैं। प्लैटिनम रॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता प्लैटिनम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरफेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन गैस के एड्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सेकेंडली हम लेते हैं एक HCl सोल्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमको रखना है तो हम इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड ऑफ ऑल हम बबलिंग कराते हैं, बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये भी स्टैंडर्ड उसमें होता है कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेयर के। सो ये तीनों चीज़ मिला करके बनता है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। होपफुली आपका ये डाउट ख़त्म। सेकंड डाउट पे आते हैं कि पीएच क्या है। चेंज करके लिखते हैं, पीएच क्या है। पीएच होता है, जब हम पीएच डिनोट करते हैं तो हम पीएच को बोलते हैं इट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ट्रिक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो हमने सेल पोटेंशियल निकालते वक्त हमेशा कंसंट्रेशन पे बात किया था। जब हम रिएक्शन क्वोशिएंट को भी पढ़ रहे थे तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को देखा था। अब आपसे अचानक से वो आकर के कहता है कि सोल्यूशन का पीएच है 10, तो ये आपको सोचना होगा ना कि पीएच क्या है। पीएच है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें, इस पूरी इक्वेशन का अगर हम एंटी लॉग ले लें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बचेगी क्या इसमें। अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ में तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ज़रूरत नहीं, मेरे पास पेज है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। थैंक यू। अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा स्पेस बचा है तो अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इसको पीएच की वैल्यू निकालने के लिए। इसने बोला क्या? बोला इसने कि पीएच है 10, तो वैल्यू, इस पीएच की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। जब हम यहाँ से इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ। अब जिसको लॉग आता है उसको पता है कि इसमें जो H की वैल्यू हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 10 रेज़ टू द पावर -10 होगी। जिसको नहीं आता, मैं यहाँ पर पूरा लॉग नहीं समझा पाऊँगा, इसके लिए हम अलग से लेक्चर ले लेंगे या छोटा मोटा शॉर्ट्स में मैं समझा करके डाल दूँगा, चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। इस इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -10 इज इक्वल्स टू लॉग H प्लस लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमने लॉग में कोई बेस नहीं लिया है तो वो बेस 10 माना जाता है, ठीक है, ये बेस 10 माना जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करोगे तो एक फॉर्मूला है log x इज इक्वल टू y। अब इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगी, कुछ नहीं लिया है हमने तो बेस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर y। इसको कंपेयर कर लो प्रीवियस वाले इक्वेशन से, यहाँ से कंपेयर कर लो। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी 10 रेज़ टू द पावर -10, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन उसमें मोलर में रहेगी। सॉरी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म। सेकंड पार्ट है हमारा, हमें लिखनी है
इलेक्ट्रोड की इक्वेशन, क्या इक्वेशन है किस तरीके से कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक भी नहीं। कितने चाहिए? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितना हाइड्रोजन बनेगा? एक। मगर हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें नस्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना है। एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको पढ़ाया जाता है, इसकी बात मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाले लेक्चर में करना चाहता था, मगर बता देता हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया था एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वैसे भी हाइड्रोजन हमारी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे बेसिक एलिमेंट है। सो हमने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे बनाया था, और इसकी जो वैल्यू हम लोगों ने ली थी E0 इज इक्वल्स टू 0 लिया था। अब इससे ऊपर जो भी वो पॉजिटिव, इससे नीचे जो भी वो निगेटिव। सो हम अगर अपनी नर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन देखें और वैल्यू पुट करना शुरू करें, पहले तो लिख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591। n कितना ट्रांसफ़र हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, लॉग। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, मगर देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे जो हमारा बना है वो गैस में बना है, ठीक है। और गैस के लिए हमारा पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल होता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है। तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, टोटल जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे ना फिर हम वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर 1 है हमारा। और नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, जो कि है हमारा H+। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। E तो हमें फाइंड करना है। E0 की वैल्यू हो गई 0, माइनस 0.0591। डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, लॉग 1/10⁻10। ये बार यहाँ नहीं होगा, ओके। अब जब हम इस डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, लॉग का इस डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा E इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 लॉग 10⁻10। ठीक है, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं नीचे। समझ पा रहे हैं ना आप? इसको रिलेट कर लीजिएगा, यहाँ से ये इधर आ गया है। अब log 10⁻10 की वैल्यू होती है 10। वैल्यू पुट कर दीजिए। E इज इक्वल्स टू 0.0591 इंटू 10 मीन्स हमारा फाइनल आंसर आया E इज इक्वल्स टू माइनस 0.591 वोल्ट। ये है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन इससे हमको सीखने को क्या क्या मिला, हम इससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर है जगह, नेक्स्ट पेज पे वी हैव क्वेश्चन। सो हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं ये पेज फिर इरेज कर दूंगा, या अगर मुझे स्पेस है मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समझा सकता हूँ इसमें। यहाँ पे आप देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने क्यों किया ये क्वेश्चन, इस टॉपिक इसको करने का क्या था, मेरा पर्पस क्या था। इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ समझिए कि जो हमें पोटेंशियल मिला, जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला, वो निगेटिव था।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर पीएच को बढ़ा देते, 10 के बजाय 11 ले लेते, या मल्टीपल में ले लेते, 12 ले लेते, पीएच को हम जैसे जैसे बढ़ाते वैसे वैसे हमारा हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता, क्योंकि निगेटिव लॉग में है। पहले तो आपको ये याद रखना है, इस आंसर को याद रखना है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि ये किस पीएच पे हमको मिली है, पीएच इज इक्वल्स टू 10 पे मिली है। अब दो तीन चीज़ें समझिए क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सबसे पहली चीज़, अगर हम पीएच बढ़ाते रहें, जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते रहें वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या होगा। जब पीएच स्केल पे हम 1 से 14 तक बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या होता है, घटती है वो। तो जैसे जैसे हम, क्योंकि निगेटिव लॉग है ना, जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाएंगे, 7 से पहले एसिडिक, 7 के बाद बेसिक, तो जैसे जैसे हम पीएच इंक्रीज करेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, जो कि यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में है, तो हमारे ईएमएफ पे क्या असर पड़ेगा इसका, हमारे ईएमएफ पे क्या असर पड़ेगा इसका, ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा, न्यूमरेटर उतना ज़्यादा, रिवर्स प्रोपोर्शन में। तो हमारा जो ई है, ई सेल हाइड्रोजन के लिए पर्टिकुलरली, वो ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। और ज़्यादा निगेटिव होने का मतलब, ज़्यादा निगेटिव होने का मतलब जो रिडक्शन है, जो रिडक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकम्स डिफ़िकल्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे अभी अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि फॉर सपोज आपको एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, आपको पीएच दिया हुआ है, आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आप बगैर सॉल्व किए भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि हाँ इसका पीएच इतना है तो कंसंट्रेशन आयन इतना होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इतना होगा, तो ईएमएफ इसके लगभग लगभग हो सकता है। इस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया वैसे यहाँ तक भी पहुँचते पहुँचते, मगर मैंने बोला था ये लेक्चर लंबा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है, ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है। आपको क्या पता है, आपको पता है कि हमें इसको सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है और सॉल्व कर लेना है। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2। यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ निकल और रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर। मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यू नहीं दी है इस क्वेश्चन में। लेट मी चेक। जो इन्होंने गिवन नहीं दिया है वो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यस, यहाँ पे आपको ये एक इंफॉर्मेशन ऐड करना होगा, बाय मिस्टेक हो गया होगा ये। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। अब हम इसकी वैल्यूज़ बस पुट कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा। 1.05 माइनस 2 से आप डिवाइड कर लो, लॉग 0.16। अच्छा, यहाँ का स्टोइक्योमेट्री भी है।
सो 2 का हो जाएगा 4 एंड 2 के 4 ज़ीरो हो जाएंगे, ये आएगा। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 16। पहले तो ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 कर लेते हैं इसको। उसके बाद 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा ये इक्वल्स टू 1.0.5002955 लॉग 4 10 रेज टू द पावर 4। इसको समझने के लिए, नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए आपको लॉग थोड़ा पता होना चाहिए। मैं ऐसा करूँगा, एक लॉग पे एक लॉग के फॉर्मूलेज बना करके मैं पोस्ट कर दूँगा, और या तो फिर एक लेक्चर ही ले लूँगा छोटा सा। अब ये आगे यहाँ पे ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, log 4 इंटू लॉग 10 रेज टू द पावर 4 में चला जाएगा, दोनों प्लस में होंगे। मैं इसको ब्रेक करके लिख ही देता हूँ। ये जो हो जाएगा, ये है ना log a इंटू बी, तो ये होता है log a प्लस log b, बस यही होने वाला है आगे। सो जब ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 10 रेज टू द पावर 4। अब इसको हम ऐड करेंगे तो log 10 रेज टू द पावर 4 मतलब हो जाएगा आपका कितना, 10,000। तो 10,000 की वैल्यू हो जाएगी, log 10 रेज टू द पावर 1 की 1 होती है, तो 4 की हो जाएगी 4, और log 4 की वैल्यू आप गूगल कर सकते हो, 0.6021 होती है। ओके, तो हम जब इसमें सारा वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमें ये आंसर मिलेगा इसके लिए। सो हमने इसमें क्वेश्चन में किया क्या, बहुत हलवा क्वेश्चन था ये। दो बस इसमें गिवन वैल्यूज़ नहीं थी, वो कंफ्यूजिंग था थोड़ा। बाकी नॉर्मल निकल और सिल्वर की रिएक्शन दी हुई है, प्रॉपर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है जस्ट, और बस सॉल्व करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, ग्राफिकल क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड टाइप का है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ डिपिक्ट करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। ये है आपका क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में ये आपको इक्वेशन दिख रही है ऊपर, E इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम का दिया हुआ है ना, Mg+2, उसके बाद E नॉट वैल्यू दिया हुआ है, log 1/mg कंसनट्रेशन दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि हमको E सेल और log m आयनिक कंसनट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप बताइए। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके। अगर हम इसको फिर से लिखें, Mg+2 mg इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस में 05091 बाई में 2 होना चाहिए, log 1/mg+2, यही है। मैच कर लेते हैं एक बार। हाँ, यही है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं ग्राफ में। हमसे रिलेशन पूछ रहा है इसके और इसके बीच में, मगर ये तो है नहीं इस फॉर्म में। अब Mg+2 आयनिक फॉर्म को अगर न्यूमरेटर में ले जाना है हमको,
तो हमको देखना पड़ेगा log 1/a इज इक्वल टू निगेटिव log ऑफ a। ये लगा दीजिए यहाँ पर log 1/a। तो आप इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली लॉग्स के भी सारे फॉर्मूले सीख रहे हैं। हम 3 लॉग के फॉर्मूले देख चुके हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में हमने लॉग का पावर वाला देखा था, सेकंड में हमने log a प्लस बी वाला देखा, थर्ड में हम इसको देख रहे हैं। इसको हम उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्मेट में। अभी हम इसको रखते हैं ऐसा, या जब ये निगेटिव, जब ये हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस साइन जनरेट होगा, माइनस निगेटिव ऑफ निगेटिव लॉग आएगा, वो निगेटिव ये निगेटिव मिल करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बहुत बोरिंग हो जा रहा होगा आप लोगों के लिए, लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है ना। आप लोग कोई नहीं, इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है तो छोड़ भी नहीं सकते। फिर फ़ायदा क्या है इतना एफर्ट डालने का और सब कुछ करने का। आप सोचिए आपको सुनने में अगर इतनी मेहनत लग रही तो मुझे बनाने में कितनी मेहनत लग रही होगी इसको। अब खैर बातों से परे हट के इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। क्या कुछ 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 कहीं कहीं देखी देखी सी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ देखा देखा सा है। ये आपको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा कुछ दिख रहा है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपसे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पूछा है ना। आपको बोला है कि ई सेल और log m प्लस 2 के बीच में रिलेशन बताओ। हम थोड़ा मैनिपुलेट कर दें अगर इस इक्वेशन को और हम लिख दें y इज इक्वल्स टू सी एम एक्स, कोई दिक्कत? y इज इक्वल्स टू सी एम एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करके देखते हैं क्या क्या मिला। y की जगह हमको मिला ई सेल की वैल्यू, मैं ई सेल लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। c की जगह हमको मिला ई नॉट, ओके वेरी गुड। m की जगह हमको क्या मिला, m की जगह हमको मिला 0.0591 बाई में 2। और x की जगह हमको क्या मिला, x की जगह हमको मिला log m g प्लस 2। सो अगर हम इसको प्रॉपर रखें और इसमें देखें तो क्या हमको कोई वैल्यू नज़र आ रही है, कैसे हो सकती है? अच्छा, आपको ये पता है कि इसमें ई नॉट की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में ई नॉट एम जी प्लस कुछ भी होगी, वैसे पॉजिटिव ही होगी, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ज़ीरो? क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन का ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो होता है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़ीरो होता है। मैग्नीशियम है, इसका पॉजिटिव में आएगा। तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो हमारा इक्वेशन ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ए ऑप्शन कट गया। ये तो पता है ना आपको कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये बात आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगी जो इस लेक्चर को देखेंगे। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहे हैं ना तो मैं मतलब आपको नहीं पता कि आप मेरे ऊपर कितना फेवर कर रहे हो। सो थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब बचता है सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन हमें डिपिक्ट कर रहा है एक निगेटिव स्लोप। फोर्थ ऑप्शन हमें बता रहा है कि स्लोप निगेटिव है। क्या स्लोप निगेटिव है? देखें इक्वेशन में, हमें तो पॉजिटिव दिख रहा है, हमें तो निगेटिव नहीं दिख रहा। सो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड इज द राइट आंसर। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता सकता था, ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था। कैसे? अभी मैंने आपसे बोला कि ई नॉट सेल ज़ीरो नहीं होगा। अगर ई नॉट सेल ज़ीरो नहीं होगा तो इंटरसेप्ट की कुछ तो वैल्यू होगी जो कि किससे बड़ी होगी? ज़ीरो से बड़ी होगी, कम नहीं होगी। ये मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ। ई नॉट सेल मैग्नीशियम के लिए पॉजिटिव ही होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है तो ओरिजिन से लाइन नहीं शुरू हो सकती। ओरिजिन से ना शुरू होने वाला एक ही ग्राफ है, लेकिन फिर बाकी तीन क्यों कैंसिल हो रहे हैं ये भी समझाना पड़ता ना। सो सेकेंड ग्राफ इज द
राइट आंसर। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। ओ, ये है क्वेश्चन। ये तो भाई बहुत कमाल का क्वेश्चन है बहुत छोटा, लेकिन इसको मैंने जानबूझ करके रखा है यहाँ पर। और ये मैंने क्वेश्चन उठाया है जेई मेंस के पेपर से, वो भी 2025 वाले पेपर से उठाया मैंने, जेई मेंस के। इसमें कुछ खास बात नहीं है, मतलब खास बात इन द सेंस क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड्स के लेवल पे नहीं बताया जाता। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे एक, आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इस इक्वेशन को देखते हुए आपको दो तीन बातें, पहली चीज़ तो समझ में आ गई होगी। पहली चीज़ क्या है इसमें जो समझ में आने वाली है, वो है, जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि मुझसे यहाँ पर सारी की सारी ई नॉट वैल्यूज़ छूट गई हैं। ब्लंडर हो गया, कोई बात नहीं, मैं ई नॉट वैल्यूज़ आपको साइमल्टेनियसली बताता रहूँगा। देख लूँगा मैं क्वेश्चन में, मैंने कहीं तो नोट करके रखा है इसको। इतने एक्साइटमेंट में मैं वैल्यू ही डालना भूल गया। वाओ। सो जो पहली ई नॉट वैल्यू है वो है +20 वोल्ट की, जो सेकंड ई नॉट वैल्यू है वो है 0.8 वोल्ट की, और थर्ड जो ई नॉट वैल्यू है वो है -0.5 वोल्ट की। आइए देखते हैं क्या है इम्पैक्ट इस चीज़ का। अच्छा, आपसे ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद फाइनली आपसे पूछ रहा है कि हमें डायरेक्ट बताओ, हमें डायरेक्ट ई नॉट वैल्यू बताओ FeO42- से डायरेक्ट Fe2+ की। एवरेज निकालने को तो नहीं बोल रहा है ये धीरे से कहीं पे। देखते हैं क्या है ये जो प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये आयरन के लिए किया गया है, Fe है ना, आयरन मेटल इस्तेमाल हुआ है इसमें। और इस आयरन में आप आयरन की अलग अलग क्या देख पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आप सारे, वैसे तो Fe+3 Fe+2 Fe0 ये दिया हुआ, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन आएगी वो +6 आएगी। सो आप इससे ये भी डिपेक्ट कर सकते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर उनके स्टैंडर्ड ईएमएफ का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है लैटिमर डायग्राम। इसी तरीके के लैटिमर डायग्राम जैसा ही एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। इसका शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ये तो नहीं डिस्कस करूँगा। इसको बोलते हैं लैटिमर डायग्राम। ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट ने ही दिया था, और इसका मेन कॉन्सेप्ट बस इतना है, उनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि इससे पहले जब हम इसको लिखते थे चार्ट में या ग्राफिकली तो नहीं, टेबल फॉर्म में जब हम इसको लिखते थे तो रिलेट करना बहुत मुश्किल होता था। कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेट करना बहुत मुश्किल होता था। सो ये इनका कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। मुझे नाम नहीं एक्चुअली याद आ रहा है, मैं उनका नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ा नाम था उनका, छोड़िए जाने दीजिए। कुछ वेंडल माइकल या वेंडल, आप उसको WM लैटिमर के नाम से कर लीजिए, आप गूगल कर लेंगे आपको मिल जाएगा, उसका हिस्ट्री जानने का बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम ये क्वेश्चन, अब देखिए दो चीज़ें हैं। आप ई नॉट वैल्यू को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप ई नॉट वैल्यू को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप जी नॉट वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिटिव क्वांटिटी है,
आप ई नॉट वैल्यू को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जी नॉट को कर सकते हैं। अब ये वही गिव्स फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, या तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आए, या फिर हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चल के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि जी नॉट हमारी एडिटिव क्वांटिटी है जिसको हम ऐड करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर जी नॉट दिया ही नहीं है, ई नॉट दिया है। अब ई नॉट दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट, निगेटिव का एन एफ ई नॉट। अब ये निगेटिव साइन क्या है, क्या डिनोट करती है, ये अभी जस्ट हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। सो जितना लेक्चर में ये टाइम लग रहा है ना अभी, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन तक है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन एवरेज निकालना पड़ेगा। कुल मिला के छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ये होता क्या है ना, हम टर्म्स इस्तेमाल करते करते कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो समझने में भी मुश्किल होता है। आपको ये एवरेज निकालना है, इलेक्ट्रॉन वेटेड एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, आपको पता है एफ बदलेगा नहीं, एफ कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों चीज़ों में बदल क्या रहा है, आप ये बोला ना कि जी एडिटिव है तो जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर चीज़ में। तो दोनों चीज़ों में बदल क्या रहा है, दोनों चीज़ों में बदल रहा है सिर्फ आपका एन कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और दूसरा आपका बदल रहा है ई। तो ई, इस ई को निकालने के लिए हम एक उसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेटेड एवरेज एक फॉर्मूला है। ये आप मार्क कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, या आप जो भी रटना चाहें रट लीजिए। ये फॉर्मूला है N1E1। दो इक्वेशन के बीच में पूछा ना, बताता हूँ N2E2 प्लस N1N2। आपको बोला है Fe+6 से Fe+3 और Fe+2 बनने का सफ़र देखना है। Fe+6 से Fe+3 और Fe+2 का सफ़र देखना है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 1। N1 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू 1। E1 और E2 आपको दिया हुआ है, देखिए 2 वोल्ट और 0.8 वोल्ट ये दे रखा है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0.8 बाई में 4 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे जब इस पूरी उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.77 वोल्ट। वन पॉइंट, देखिए मैच कर रहा है। अरे ये ऐड नहीं हो जाएगा, 6 प्लस 0.8 बाई में 4, तो 6.8 बाई में 4 1.7 आएगा। 1.77 नहीं, 1.7 वोल्ट आएगा आंसर, 1.7 वोल्ट। ये मेरा आइडिया था आपको एक्सप्लेन करने का। मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ प्लान करने का, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे मुझे बहुत मन करता है कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट का बिहाइंड हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एज अ पोस्ट मैं वहाँ पर डाला करूँगा। आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आने वाले लेक्चर्स में। अभी जस्ट मैं सोच रहा हूँ, अभी इतना मैं प्रो नहीं हूँ इस सब चीज़ में। अब हम ये सारे क्वेश्चंस फाइनली डिस्कस कर चुके हैं और हमारा लेक्चर होते होते पहुँच गया है 50 मिनट के आसपास। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, हमने ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, फिर हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखा थोड़ा सा, फिर हमने लैटिमर डायग्राम देखा। अब हम जी उस टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना था आज। हमें पढ़ना था रिलेशन बिटवीन ई नॉट कॉमा जी नॉट एंड के। बहुत बढ़िया ट्रायंगल है ये, ई नॉट जी नॉट एंड के। पहले हम तुरंत कूद करके फॉर्मूला बता दें, जिसमें से हमने एक बता ही दिया आपको, समझ लें कि क्या होता है। ठीक है,
जी नॉट क्या हो, ई नॉट तो हम समझ गए, अब ई नॉट हमको नहीं समझाना। ई नॉट होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या होता है, कैसे आता है, आप समझ रहे हो। जी नॉट क्या होता है उसको बताते हैं। अब हम आ गए हैं अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट में। अभी तक हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए और उन क्वेश्चन से भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे। मगर अब हम आ गए अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में हम रिलेशनशिप देखेंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी बोला था कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये दोनों एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं। सो ऑब्वियसली जब हम थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे, जो कि बहुत जल्दी करेंगे, वहाँ पर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ का ज़्यादा बेसिक समझेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ आपको बताने ही नहीं वाला हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिख करके बता दूंगा। यू नो बाय नाउ यू मे गेस या यू शुड नो दैट दिस इज़ नॉट माई वे। मगर हाँ, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए रिलेटेबल है उतना रखेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि कोई चीज़ अगर समझनी है तो आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। पहला चीज़ कि किसने दिया है, दूसरा चीज़ कि क्यों दिया गया, और तीसरा चीज़ कि उसका यूज़ क्या है। सो नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिब्स कोई साइंटिस्ट रहे होंगे। सो एक साइंटिस्ट थे, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद है, सो मैं इनको JW गिब्स के नाम से बुलाऊंगा। आप गूगल कर सकते हैं, चैट जेम्स विलर्ड गिब्स है या ऐसे है कोई, ठीक है। ऑब्वियसली इन ऑनर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन हमने गिब्स फ्री एनर्जी नाम दे दिया। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने एक फ्री एनर्जी की बात कही। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा ध्यान से कि क्या ये कहना चाहते थे। इन्होंने कहा कि हर एटम या मॉलिक्यूल के पास, बेसिकली एटम के पास अपनी खुद की एक फ्री एनर्जी होती है। कभी कभी वो फ्री एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने स्टेट को बदल सकता है, फॉर्म्स को बदल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइस सॉलिड होता है, लेकिन वो बाय द टाइम टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर की वजह से पिघलते पिघलते लिक्विड हो जाता है अपने आप, उसको कोई कुछ करता नहीं। आइस जो है वो सॉलिड से अपने आप लिक्विड हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर मिला, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, एनर्जी बढ़ी होगी, तो एटम्स ने मोशन शो किया होगा, मोशन की वजह से कुछ हीट जनरेट हुई होगी और हीट की वजह से वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यही गिब्स कहना चाह रहे थे। गिब्स ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, ये मैं आपको इन टर्मोलॉजीज में या इस सेक्शन में बताऊंगा कि आप थर्मोडायनेमिक्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ सको कि क्या होने वाला है। गिब्स ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और उसके पास फ्री एनर्जी है इतनी सफिशिएंट। अब रिएक्टेंट एक एटम तो हो नहीं सकता, एक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। सो उस पूरे क्लस्टर में इतनी फ्री एनर्जी है कि वो अपने आप, है ना, आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड डजेंट मैटर। अगर स्टैंडर्ड भी किया तो भी तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉन स्टैंडर्ड पे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा मान लेते हैं। आपने प्रेशर सेट कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया और प्रेशर सेट कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। इसको चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा ना रिएक्शन का। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्टेंट के पास इतनी फ्री एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट बना लिया विदाउट एनीबडीज हेल्प, और कोई एक्सटर्नल फैक्टर किसी ने हेल्प नहीं किया, उसने उस सेट टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया। अब होगा क्या, अगर रिएक्टेंट के पास फॉर सपोज ए है फ्री एनर्जी,
क्वांटिटी है ए, तो प्रोडक्ट बनते बनते ये हो जाएगी ए डैश, और ए की वैल्यू हमेशा ए डैश से ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ कि एनर्जी का क्या हुआ? लॉस। और हम लॉस को हमेशा निगेटिव साइन से शो करते हैं। यहाँ तक बात सही है? यहाँ तक बात सही है ना? लॉस को हम निगेटिव साइन से शो करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये हमारे ईएमएफ से कैसे रिलेटेड है। फिजिक्स में एक बात हम लोगों को सिखाई जाती है मैकेनिक्स के अंदर, कि कोई भी बॉडी उतना ही वर्क कर सकती है, ध्यान से सुनिए, कोई भी बॉडी उतना ही वर्क कर सकती है जितनी उसके पास एनर्जी है। कोई भी बॉडी उतना ही वर्क कर सकती है जितनी उसके पास एनर्जी है। हम अभी तक गैल्वेनिक सेल के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए फिजिक्स में वर्क और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है जूल, वो सेम है ना? वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट जूल सेम ही है, क्योंकि कोई भी बॉडी उतना वर्क कर सकती है जो जितनी उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। अब हमको इलेक्ट्रिकल वर्क करना है यहाँ पे गैल्वेनिक सेल से, तो हम उतना ही तो वर्क कर सकते हैं जितनी उसके पास एनर्जी होगी। हम इलेक्ट्रिकल वर्क उतना ही तो कर सकते हैं जितनी उसके पास एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रिकल वर्क अच्छा हम डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क? भाई इलेक्ट्रिकल वर्क हम दो चीज़ों के बेसिस पे हमने बोला था कि जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, मगर चार्ज ने कहा कि हम उतना ही तो फ्लो कर सकते हैं जितना ज़्यादा हमारा ईएमएफ होगा। इसका मतलब अगर ईएमएफ मैक्सिमम है, ई मैक्स है, तो फ्लो ऑफ चार्ज भी कितना होगा? फ्लो ऑफ चार्ज भी कितना होगा? मैक्सिमम होगा। फ्लो ऑफ चार्ज अगर मैक्सिमम होगा तो वर्क कितना होगा? मैक्स वर्क होगा। और मैक्सिमम वर्क करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। इतना समझ में आया? चार्ज निकालने के लिए अब यहाँ पे मेरा टाइम बच जाएगा। मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, बहुत ध्यान से आपने नहीं सुना तो फिर से जाइए लेक्चर का वो पहला टॉपिक सुनिए, पोर्शन सुनिए जहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। मैंने वहाँ पर आपको बताया था एक क्वांटिटी एन एफ टोटल चार्ज करके, वहाँ सब बता दिया है मैंने। एन क्या होता है, एफ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो ये एन एफ है हमारा टोटल चार्ज। अच्छा, बहेगा कितना चार्ज? कितना बहेगा दो एनोड और कैथोड के बीच में? जितना ईएमएफ होगा जितना ईएमएफ होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि एक सेल में उतनी ही एनर्जी होगी जितना हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप वहाँ से रिकॉल करो जब आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अ सर्टेन स्पेस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, यही आ जाएगा। NF इज इक्वल्स टू NF इंटू ई, प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, यही है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही है। जब हम इसको लिखते हैं यही हमारा वर्क डन है। आप ये ऐसा कह सकते हो कि यही हमारा वर्क है। अच्छा, वर्क हो कहाँ रहा है भाई? रिएक्शन हो रही है, हम वर्क करवा रहे हैं। हम सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क करवा रहे हैं। हम सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क नहीं हो रहा। ये थर्मोडायनेमिक्स के टर्म है। हमने जो सेल बनाई है उससे हम मोटर चला रहे हैं या बल्ब जला रहे हैं, हम वर्क करवा रहे हैं सराउंडिंग पर। सो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी लूज होगी या एनर्जी स्टोर्ड वो वेस्ट जाएगी ना। अरे कंजम्पशन होगा, कुल मिला के कहने का है कि कंजम्पशन होगा, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन कह सकते हैं। अभी अभी हमने बोला कि ये वर्क एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो वर्क है यही है हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी। गिब्स ने जो अभी बात बोली वो यही बात बोली कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हमारी एनर्जी लॉस हुई। हमारी जो एनर्जी लॉस हुई वो कहाँ गई? सिस्टम से उठ करके सराउंडिंग में गई, और उसी सराउंडिंग में वर्क डन हो गया। तो उतनी जितनी एनर्जी लॉस हुई उतना ही वर्क डन हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। फॉर्मूला आ गया, निगेटिव ऑफ एन एफ ई आ गया ना। इसको फिर से लिख देते हैं।
बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर आपको ईएमएफ दिया हुआ है सेल का, अगर आपको सेल पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ये दो चीज़ पता है, तो आप ये बता सकते हो कि कितनी फ्री एनर्जी में चेंज आया है। और अगर आपने ये बता दिया कि फ्री एनर्जी में कितना चेंज है, तो आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि आपकी जो सेल है या बैटरी है या जो सिस्टम है वो कितना वर्क कर पाएगी। ये है इसका प्रैक्टिकल यूज़। अब बहुत छोटी सी बात है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड हो जाएगा। यही वो फॉर्मूला है जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, जिसको बोल देते हैं कि याद कर लो जल्दी से। इस फॉर्मूले का बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस है सॉरी। आप वैसे देख के नहीं बता सकते कि कितनी फ्री एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ई नॉट पता हो, आप ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना थर्मोडायनेमिकली। अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे कि कितनी फ्री एनर्जी लॉस हो रही है, इसका फॉर्मूला होता है फिर आप समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करोगे, तब पता चलेगा कि कितनी एनर्जी लॉस हुई। अगर लॉस हो रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनेगा। लॉस नहीं होगा तो अभी हम अगले उस पर यही बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ई नॉट सेल पता चल जाए तो हम जी नॉट बता सकते हैं बहुत आसानी से। ये इसका यूज़ है, ये इस फॉर्मूले का ये इम्पैक्ट है। ये पहला फॉर्मूला है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, देखिए। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या रुक जाइए, पहले हम आपको बता देते हैं अगली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के बारे में। लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आती है क्वांटिटी, मगर पढ़ाई जाती है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। रिएक्शन कांस्टेंट वहाँ से आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूज़। अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो आप केपी बोलते हो, क्योंकि वहाँ हम फिर पार्शियल प्रेशर से डील कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन से नहीं डील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये बेसिकली सोल्यूशन या सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड तो लेते नहीं, वन ले लेते हैं उसको, सोल्यूशन फॉर्म में है, जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, तो हम के सी लेते हैं। बस इतनी सी बात है। जल्दी से आ जाते हैं कि क्या इम्पैक्ट है इसका। थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा जाता है कि अगर हम कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में करवा भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम्स एक सर्टेन टाइम पर प्रैक्टिकली वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही हो। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन दी जाती है जहाँ पे चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी को हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ला करके रिलेट करा देते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है? आर और टी अगर सेम है, चेंज नहीं हो रहे, आर तो चेंज नहीं हो सकता, गैस कांस्टेंट है, टी अगर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये इंटरचेंजेबल कंडीशन में आ गए। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको देखने में सब कुछ ज़ीरो लग रहा है, लेकिन इस ज़ीरो का मतलब है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टिंग टू कन्वर्टिंग टू रिएक्टेंट। ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। रिएक्टेंट भी बन रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, रिएक्टेंट भी बन रहा है, मतलब दोनों तरफ जा रही है रिएक्शन। अभी तक तो हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी,
लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हमारी रिएक्शन दोनों तरफ जा रही है। अब इस इक्वेशन में अगर आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे हम आए थे ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है वो निगेटिव होना चाहिए, साफ बात। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी निगेटिव है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आगे देखिए, इस कंडीशन में डेल्टा जी को निगेटिव बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मान लीजिए जी नॉट अच्छा, और पढ़ना भी है इक्विलिब्रियम पे, अभी बताता हूं मैं आपको कैसे आएगा एट इक्विलिब्रियम। अब आपका है डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड है, मान लीजिए निगेटिव है, हाई वैल्यू पे निगेटिव है। हाई वैल्यू पे निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, हाई वैल्यू पे निगेटिव है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इस समझ नहीं आएगा, फिर आप वही फॉर्मूला ही अंततः याद करना पड़ेगा। अगर हाई वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को पर्टिकुलरली डेल्टा जी नॉट फेवर कर रहा है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी, इसका मतलब है कि रिएक्शन अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर रिएक्शन अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, रिएक्शन अगर अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट बन रहा है। अब प्रोडक्ट बनते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, या तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट नहीं बचेगा फिर उसके बाद। लेकिन इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, नॉर्मल कंडीशन नहीं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए फॉर टू मेंटेन के हमको एक ऐसी सर्टेन वैल्यू चाहिए, एक ऐसी सर्टेन कंडीशन चाहिए जहाँ पे ये के इतना पॉजिटिव हो जाए, जहाँ पे ये के इतना पॉजिटिव हो जाए कि इस जी को मैच कर दे, डेल्टा जी की वैल्यू को मैच कर दे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू को मैच कर दिया तो हमारा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को मैच कर दिया तो हमारा डेल्टा जी जो अभी तक निगेटिव था वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, सो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के की जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए उसकी कंडीशन ये है कि वो इतना मैक्सिमम होना चाहिए, वो इतना मैक्सिमम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि वो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को सबसाइड कर दे, बराबर कर दे। और ये बाय द जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये कंडीशन आ जाएगी। सेकंड केस रिवर्स हो जाएगा। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को फेवर कर रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हुई फिर ये रिएक्शन। रिएक्टेंट को के फॉर्मेशन को अगर सपोर्ट करेगी तो होगा रिएक्शन, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। उस केस में आपका जो के है वो इस हद तक निगेटिव हो जाए कि एक सर्टेन पोजीशन पे इसकी वैल्यू को मैच कर दे, तो हमें जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो मिल जाएगी ज़ीरो। अब आप इस बात को याद भी कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हमें दोनों कंडीशन में क्या पता चला, यही ना कि अब निगेटिव के है, के निगेटिव हो, के कैसे निगेटिव हो सकता है, के निगेटिव तभी हो सकता है जब हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट की तरफ जा रहा हो, मतलब हमारा जो के निगेटिव है वो रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मैच कर गई। अब ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा जी निगेटिव है, रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है, सो एक ही रिएक्शन में दो अलग अलग हिस्से नहीं चलेंगे ना, इसका मतलब हर कंपोनेंट को रिएक्शन को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहिए भी हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन। सो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर से बता देता हूँ। ये है इक्वेशन, हमें इक्विलिब्रियम चाहिए अपनी रिएक्शन में। अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तो वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा। अब ये डेल्टा जी नॉट निगेटिव अगर सिर्फ सिंगल निगेटिव बना रहे और हमारी जो सेकंड वैल्यू है आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन के,
ये भी हमारी निगेटिव हो जाए तो ओवरऑल रिएक्शन निगेटिव नहीं हो जाएगी। अगर ओवरऑल रिएक्शन निगेटिव हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम इस कभी भी नहीं आएगा। सो इक्विलिब्रियम लाने के लिए के को पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो ना, अब के पॉजिटिव होते 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 डेल्टा जी की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, वो कांस्टेंट है। पॉजिटिव होते होते के इतना हो जाए कि निगेटिव को मैच कर दे तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उसी सेम कंडीशन में के निगेटिव होते होते इतना निगेटिव हो जाए कि इक्विलिब्रियम को मैच कर दे तो फिर भी डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। सो अब आपने यहाँ से क्या समझा? अच्छा, पहले तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो जब हम इक्विलिब्रियम पे आएंगे, डेल्टा जी हो चुका है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू जी नॉट जी प्लस में आर टी एल एन के। ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ आर टी एल एन के। ये हमें मिल गया रिलेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से रिलेशन नंबर फर्स्ट आप ले लीजिए। ये है आपका रिलेशन नंबर फर्स्ट और ये है आपका रिलेशन नंबर सेकंड। दोनों में डेल्टा जी है। देखिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एन एफ ई नॉट आएगा आर टी एल एन के और ई नॉट आ जाएगा आर टी बाई में एन एफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है रिलेशन। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में समझाने के लिए। आपको सिर्फ जो है इतना जान, ये थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। ओ, ये इक्वेशन है। चलिए, ये जो है हम आपको होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसमें अब देखिए, इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन पे मत जाइए भाई। आप देखिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मैं अभी भी निकाल के आपको जस्ट बता सकता हूँ। ये है आपका, यहाँ पे निगेटिव है ना, एन एफ ई की वैल्यू रख दीजिएगा, ई नॉट दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन हो गई। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका ई नॉट दिया हुआ है आपको, आर टी बाई में एन एफ और एल एन के। यही दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। अब लास्ट में आ जाइए कि आपको याद क्या करना है, टू लर्न। बहुत लंबा लेक्चर रहा भाई, लेकिन अच्छा लेक्चर था और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको लंबा भी बनाया। नहीं मैं काट देता, बीच में क्वेश्चन अलग समझाता, वो किया जा सकता था, लेकिन इसको मैंने पर्पसफुली लंबा बनाया। बस आप लोग देख लीजिए लर्न कर क्या करना है आपको। लर्न इसमें आपको देखिए, एक तो अगर मैं इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने बैठूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हमें ई नॉट के और डेल्टा जी नॉट इनके बीच में इक्वेशन चाहिए। तो ये एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अब इसमें अगर आपको याद करना है, मैं चेंज करके लिखता हूँ। ई नॉट से के नॉट जाना है, ई नॉट से के नॉट जाना है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, मुश्किल होगा मुझे थोड़ा लिखने में। ये है, अगर आपको के से जी नॉट आना है तो इसके लिए क्या इक्वेशन है, और अगर जी नॉट से ई नॉट निकालना है तो पता ही है आपको। ये मुझे थोड़ा दिक्कत होगा इस तरीके से तिरछा लिखने में, तो इसको आप समझ लीजिएगा। ये बेसिकली इक्वल टू निगेटिव ऑफ एन एफ ई नॉट। ये एक ट्रायंगल है, आप इसको मेंटेन करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, जो चीज़ें आपको याद करनी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बहुत घिसा पिटा सवाल है, वाइवा में पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, क्वेश्चन आ जाता है। नीट वगैरह में, जेई वगैरह में अगर बहुत आपको ऐसे फ्री के नंबर बांटने हैं, ये वही क्वेश्चन है।
कुछ नहीं पूछते, सिर्फ बस इतना कंडीशन दे देंगे, पूछ लेंगे कि बताइए रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है या रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो प्रोडक्ट को फेवर करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो खुद से तो नहीं करेगा ना, करवाना पड़ेगा आप लोगों को फेवर। हम यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करते हैं तीन चीज़ों पे, डेल्टा जी नॉट, के और ई नॉट। अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव है, के हमारा पॉजिटिव है और ई नॉट हमारा पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज़ आपको याद करनी है, यही पूरा क्रक्स है इसके उसका। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया, वो भी कंडीशन है, मैंने आपको समझाया था जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहा था, रिएक्टेंट को फेवर करेगा। तो आपको क्या पता है के किसको के कैसा हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम तक लाना है। ई नॉट कैसा हो जाएगा? निगेटिव। आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साइमल्टेनियस चल रहा है। कैसा रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर इक्विलिब्रियम पे है तो भाई ये 0, ये 1 और ये 0, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम इक्वली फेवर्ड होंगे, इसको बोल देंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सो दिस यू हैव टू लर्न एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आप सच में इस लेक्चर को सुनते, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आप सच में इस लेक्चर को सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि जितना आपको सुनने में नहीं एफर्ट लग रहा है, मुझे इसको बनाने में बहुत एफर्ट लगा है। बार बार वीडियो पॉज करो, उसको फिर से रिकॉर्ड करो, कुछ कभी गड़बड़ हो जाए, कभी नेट खराब, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मैं हैबिचुअल नहीं हूँ अभी इस चीज़ के, मगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी बाय द टाइम, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सो अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक सुन चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, पहली तो थैंक यू सो मच। सेकंड ऑफ ऑल, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो नस्ट इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बस मुझे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू, हाँ एक क्वेश्चन था उसमें प्रैक्टिस के जैसा, लेकिन उससे पहले वो तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंडली जो हम लोगों ने किया ग्राफ वाला वो भी, और लैटिमर डायग्राम वाला भी। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हमने ईएमएफ का रिलेशन पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख लिए हैं तो अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते मिलते आप एक तो ठंडी से बच के रहिए, पहली चीज़, क्योंकि मैं बहुत दिन से झेल रहा हूँ। सेकेंडली सेल्फ स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।